हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस सेम वैसे ही होता है जैसे किसी कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में करंट का विरोध करना, यानी करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यानी कोई तार है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो करंट के फ्लो को रोकने वाली चीज को ही क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में करंट के फ्लो को रोकने का काम कौन करता है? इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस किस चीज को बोलते हैं भैया? इस तरीके की कॉइल आपने देखी होगी। कॉइल कॉइल क्या होती है? वायर को गोल गोल लपेटना टर्न्स में, उसको कॉइल बोलते हैं। भाई कॉइल को बोला जाता है इंडक्टर। कॉइल का दूसरा नाम क्या है? इंडक्टर। याद रखना, कॉइल को ही इंडक्टर बोलते हैं। और इंडक्टर की ही वो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। जैसे कि किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस होती है ना, कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी अपोज करती है करंट के फ्लो का, उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, यानी इंडक्टर की वह प्रॉपर्टी दैट अपोज एनी चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो को रोकने का काम जो करता है इंडक्टेंस करता है। क्या सर इसमें कुछ दिखता है इंडक्टेंस नाम की चीज? नहीं, वो नेचुरली होता है इसके अंदर। भाई इसमें अगर करंट देंगे तो इसकी कुछ क्वालिटी होती है, कैसा मटेरियल है, तो उसी चीज को इंडक्टेंस बोलते हैं। यानी करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आती है यहां से? ऐसा यूनिट। अब भाई हर चीज की एक ऐसा यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। जैसे रेसिस्टेंस की ओम है, कैपेसिटेंस की क्या है? फैरेड है। वैसे ही इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है हेनरी, HENRY, हेनरी, याद रखना। और इंडक्टेंस इस तरीके का होता है यार, स्प्रिंग सी होती है। स्प्रिंग देखा होगा, तो सेम वैसे ही इंडक्टेंस होता है। कॉपर के तार का बना लो, एल्यूमिनियम के तार का बना लो। अब आपने देखा होगा मोटर और जनरेटर के अंदर वो वायर इस तरीके से लपेटे हुए होते हैं, उसको ही तो इंडक्टेंस बोलते हैं। समझे बात? अब किसी इंडक्टेंस में अगर करंट का फ्लो कराया जाए तो इस करंट की आई इज द करंट। अब करंट के फ्लो को रोकने का काम कौन करेगा? इंडक्टेंस। अब बात कर लेते हैं कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। भाई इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले फॉर्मूले में ही छिपा है। आपने लास्ट लेक्चर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को अच्छे से स्टडी किया था। उसमें फॉर्मूला क्या था? ES = LDI/dt। समझे बात? तो LDI/dt का मतलब है, इसमें जो L लिखा है, L इज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो L है। तो L का मतलब क्या होता है अब आपको बता देते हैं। N∅ = Li, N∅ = Li। सर N∅ तो फ्लक्स लिंकेज को बोलते हैं, तो फ्लक्स लिंकेज बराबर होता है Li इज द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इनटू करंट। तो इसका मतलब क्या है सर? अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फॉर्मूला तो चलो याद कर लेंगे, अब इसका मतलब बताते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, L = N∅/I। अब आपको समझ में आएगा। किसी भी सर्किट में, यानी इस तरीके की किसी कॉइल में अगर बैटरी के तार लगा के एक तार इधर लगा दिया जाए, एक वायर इधर लगा दिया जाए और बैटरी कनेक्ट की जाए, तो क्या होगा? इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है इस कॉइल की, वो करंट के फ्लो का अपोज करेगी। इसलिए फॉर्मूला बना L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N∅ और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I नीचे इसीलिए तो आया इसमें। यानी अगर किसी सर्किट में करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो या तो उसका इंडक्टेंस कम करिए, इंडक्टेंस कम करिए। अगर इंडक्टेंस ज्यादा है उस सर्किट का तो उसमें करंट के फ्लो को बाधा डालेगा, बाधा डालेगा। तो सर क्या ये रोक पाता है? ये जो इंडक्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है, क्या ये रोक देती है? नहीं, ये रोक नहीं पाती, ये कुछ समय डिले करती है। डिले बोले तो क्या, ये समय की बर्बादी करती है। ये रोक नहीं पाती करंट के फ्लो को, 2 या 4 सेकंड उसको डिले कर देती है फ्लो होने से। फ्लो तो 100% ही होगा, लेकिन डिले कर देती है। और उस डिले की वजह से ही किसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन पाती है। तो ये जो इंडक्टेंस होता है ये किसी भी सर्किट की बुराई नहीं है, अच्छाई है। किसी सर्किट का इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। समझे बात? तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा सर, किसी वायर के अंदर रेसिस्टेंस का होना तो उसकी बुराई है ना? नहीं, रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, तभी तो हम हीटिंग एलिमेंट बना पाएंगे। भाई अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है
अगर उसमें करंट को दिया तो करंट को रोकेगा और उसी कारण हीट पैदा होगी और हीट के कारण ही आप क्या कर लेते हो, हीटर बना लेते हो। समझे बात? तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से देखिए, इफ अ कॉइल हैज लार्ज इंडक्टेंस, अगर किसी कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा है तो उस कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस ज्यादा ही होगा। अगर किसी कॉइल में इंडक्टेंस कम है तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। तो सीधे सीधे कहने का मतलब, अगर किसी कॉइल में करंट का विरोध ज्यादा हो रहा है तो वो कॉइल जो है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा करेगी, यानी कि ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगी। और करंट की फ्लो का विरोध कम हो रहा है तो वो कॉइल कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी। तो सर ये पता कहां से चलता है? ये पता चलता है इस फॉर्मूले से। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, L = N phi over I, ये हमेशा याद रखना है। ये इससे पता चलता है, अगर किसी कॉइल में इंडक्टेंस की मात्रा ज्यादा है तो करंट कम होगा और करंट की मात्रा ज्यादा है तो इंडक्टेंस कम होगा। तो ये सर आया कहां से फॉर्मूला? ये यहां से आया था, Li = N phi। N phi ये भैया ये इंडक्टेंस के फॉर्मूले से ही रिलेशन सॉल्व हो गया है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, समझे बात? तब आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे और वन वर्ड क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। ठीक है, एलिमेंट का नाम तो इंडक्टर है और इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। समझे बात? तो ये सर वैल्यू, इसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड किस किस चीज पे करती है। सर कैसे पता करें कि इस कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ाना है घटाना है? कैसे बढ़ा घटा सकते हैं इसका इंडक्टेंस? तो उसी चीज को, इंडक्टेंस जो डिपेंड करता है वो डायमेंशन ऑफ द कॉइल, कॉइल की डायमेंशन, शेप एंड साइज, कितनी चौड़ी बना रहे हो, कितनी लंबी बना रहे हो कॉइल को। मान लीजिए कॉइल, एक कॉइल तो इतनी पतली सी बना दी और एक कॉइल ऐसे बना दी, तो इस पे भी डिपेंड करता है, यानी चौड़ी कॉइल बन रही है या पतली कॉइल बन रही है उस पे भी उसका इंडक्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बोले तो सर कॉइल तो 3 टर्न्स की है इस तरीके से ये, और एक कॉइल बहुत सारे टर्न्स लेके है इस तरीके से, यानी कि इंडक्टेंस कौन सी कॉइल का ज्यादा होगा? जिसमें टर्न्स ज्यादा होंगे। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज मोर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो मोर एंड इंडक्टेंस इज आल्सो मोर। अगर इस कॉइल की टर्न्स ज्यादा है तो इसका इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा और उसी कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा हो पाएगी। समझे बात? इस कॉइल में टर्न्स कम है तो इंडक्टेंस भी कम है। समझे बात? तो इस चीज से नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है और उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी सीधे सीधे हमने आपको पढ़ाया था, किस मटेरियल का बना हुआ है कॉइल, आयरन का है, स्टील का है, सिलिकॉन स्टील का है, किस चीज से बना हुआ है उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है सारा कुछ लिख लेना अपनी लैंग्वेज में भी। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड कॉइल पढ़ लेना अच्छे से। इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड कॉइल। सर सोलेनॉइड कॉइल किसको बोलते हैं? अब हमने आपको बताया था ये जो कॉइल है इस तरीके की, इसको इंडक्टर भी बोला जाता है, इसको कॉइल भी बोला जाता है, इसी को इंडक्टर भी बोला जाता है और इसी को सोलेनॉइड भी बोला जाता है। सोलेनॉइड, समझे बात? याद रखना, इंडक्टर, सोलेनॉइड या कॉइल एक ही चीज के 3 नाम हैं। 2 प्रकार से डिजाइन की जा सकती है। अगर इसके अंदर कोई भी, अगर इस कॉइल के अंदर इस तरीके से कोई भी मेटल की रॉड डाल दी जाए तो उसको बोलेंगे आयरन कोर्ड सोलेनॉइड कॉइल, क्योंकि इसके अंदर आयरन की कोर डली है। भैया एक आयरन की मान लेते हैं ना कुछ देर के लिए, स्टील की डालेंगे तो स्टील कोर्ड कहलाएगा, फेराइट डालेंगे तो फेराइट कोर्ड कहलाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं आयरन कोर्ड सोलेनॉइड कॉइल। इस तरीके से फिगर दिखता है, यानी कोर डली हुई है। तो इसको बनाने का, और दूसरा होता है एयर कोर सोलेनॉइड कॉइल। इसके अंदर कोई भी रॉड ना डाली जाए, सीधे सीधे डायरेक्टली स्प्रिंग बना दी जाए तो उसको बोलेंगे एयर कोर्ड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोर नहीं है, इसके अंदर है एयर, इसीलिए बोला गया इसको एयर कोर। और इसके अंदर कोई कोर डली हुई है इसलिए बोला गया इसको आयरन कोर। लेकिन सर इनको बनाने का रीजन क्या है तो दोनों सोलेनॉइड ही, दोनों कॉइल ही हैं, दोनों इंडक्टर ही हैं। इनको बनाने का रीजन क्या है? इनको बनाने का रीजन है भैया, जहां कोर डली हुई होती है वहां मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से
सेटअप हो पाती है और उस केस में इंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। आयरन कोड वाला जो सोलेनॉइड है इसमें जो है इंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ईएमएफ भी इंड्यूस्ड ज्यादा होगा। और ये जो है आयरन कोड वाला, इसमें इंडक्टेंस की मात्रा कम होती है आयरन कोड वाले से, यानी एयर कोड वाले में इंडक्टेंस की मात्रा कम होती है। समझे बात, इसमें इंडक्टेंस कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। यूज दोनों ही किए जाते हैं। अब जैसी जिसकी जरूरत, जहां जहां जिसकी जरूरत होती है वहां लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, L = N∅/I। ये तो आपको पता ही है इंडक्टेंस का, नॉर्मली इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला है किसका, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कॉइल वाले कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है, एग्जाम में कभी पूछा जाए इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कॉइल, याद रखना सोलेनॉइड कॉइल का इंडक्टेंस तो कैसा होगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, L = N² रिलक्टेंस। तो सर क्या इंडक्टेंस और रिलक्टेंस अलग चीज है, इंडक्टेंस भी तो अपोज ही करता है और रिलक्टेंस भी अपोज ही करता है, तो दोनों भाई भाई हुए? नहीं भाई, इंडक्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना और इसी के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हो पाता है। लेकिन जो रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है किसी सर्किट में। तो ये जो रिलक्टेंस नाम की चीज है ये तो उसकी बुराई है सर्किट की, यानी रिलक्टेंस तो कम होना चाहिए किसी भी सर्किट में और किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। समझे बात, इसलिए इसका फॉर्मूला आया L = N² रिलक्टेंस। अगर किसी सर्किट का रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है उसका इंडक्टेंस ऑटोमेटिकली लो होगा और इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो उस सर्किट का रिलक्टेंस कम होगा। तो सर रिलक्टेंस कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं किसी सर्किट का, आप हाई परमिएबिलिटी मटेरियल का यूज करिए, आयरन और स्टील जैसे मटेरियल का यूज करिए, वो आपको हमने पहले भी पढ़ाया है, जिसकी लो रिटेंटिविटी हो, लो कोरोसिविटी हो, लो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो, लो हिस्टैरिसीस कर्व एरिया हो, उसको यूज करिए तो उसका ऑटोमेटिकली रिलक्टेंस कम होगा। समझे बात, तो रिलक्टेंस को कम ऐसे किया जाता है, रिलक्टेंस कम कर दिए आप किसी भी सर्किट का यानी किसी भी मटेरियल का तो ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस हाई हो जाएगा। इंडक्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट का फ्लो अच्छे से हो पाएगा, यानी बाधा अच्छे से डाल पाएगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड अच्छे से हो पाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कॉइल के लिए याद रखना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इंडक्टेंस ऑफ आयरन कोर सोलेनॉइड कॉइल हैज मोर, यानी ज्यादा होता है आयरन कोड वाले का एयर कोड सोलेनॉइड कॉइल से। और ये वाला कॉन्सेप्ट इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कॉइल यहीं तक समाप्त होता है। अब चलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब यहां से देखिए, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको हमने सेल्फ इंडक्टेंस तो अच्छे से पढ़ा दिया है, अब नेक्स्ट चलेगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल का मतलब होता है दो लोगों के बीच की बातें, यानी इस डस्टर और इस मार्कर के बीच की बातें, यानी प्रेम मित्रता की बातें, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। और सेल्फ मतलब मैं खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हूं, सेल्फ का मतलब, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो किसी कॉइल या किसी इंडक्टर या किसी सोलेनॉइड का हो सकता है। यानी ये जो कॉइल है सिर्फ और सिर्फ इसका, ये आप देख रहे हैं ये जो कॉइल है सिर्फ और सिर्फ इसका। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, ऐसी ही एक और कॉइल इसके पास रख दूं, यानी एक कॉइल तो ये हो गई और एक और कॉइल रख दी जाए इसके पास, तो इन दो कॉइल के बीच में जो इंडक्टेंस होगा यानी करंट का जो अपोज होगा उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है हमेशा एक कॉइल का होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी दो या दो से अधिक कॉइल के बीच की बात होती है। ठीक है, तो यहां से इसको भी नोट डाउन कर लेना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है एम होता है और इसकी भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होगी। जितने भी इंडक्टेंस होंगे सभी की ऐसा यूनिट तो हेनरी ही होगी। समझे बात, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल विच अपोज एनी चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग इन अदर कॉइल। अब दो कॉइल हैं, इस तरीके से दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये रही और एक कॉइल ये रही, एक दूसरे में जो फ्लक्स का ट्रांसफर होगा उसका जो अपोज होगा कॉइल्स के द्वारा उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दो कॉइल के बीच में इंडक्टेंस की बात हो रही है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसीलिए इसको एम से दर्शाया जाता है, कैपिटल एम से। और सेल्फ इंडक्टेंस को हमेशा एल से दर्शाया जाता है। समझे बात, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो,
अब लास्ट पॉइंट जो था सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें क्या रिलेशन था? उसमें रिलेशन था Li इक्वल टू N फाई। ये आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, आदि सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ के हटे हैं। लेकिन यहां ये रिलेशन नहीं चलता है, यहां हो जाता है एम आई, यानी एल की बजाय यहां भैया सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल आता था तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम आ गया, ठीक है। और I1 यानी यहाँ करंट सिर्फ एक कॉइल का था, यहाँ पहली वाली कॉइल का करंट लिया जाएगा, इसलिए यहाँ आ गया I1। और N2 और Φ2 दूसरी वाली कॉइल के लिए जाएंगे, यानी ये कॉइल मैंने आपको बताया था, पहली कॉइल एक मैग्नेट का काम करती है, यानी फ्लक्स का काम करती है, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ में बता दिया था। तो इस वाले को तो यहां से रफ कर देते हैं, ये इस वाले का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कौन सा होगा? Mi1 इक्वल टू N2 Φ2। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपने सेल्फ इंडक्टेंस में याद करा था Li इक्वल टू N फाई, तो यहां आप याद कर सकते हैं Mi इक्वल टू N फाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाता है? M इक्वल टू N2 Φ2 अपॉन I। तो सेम वैसे ही है, अगर करंट ज्यादा होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो सर्किट का करंट कम होगा। तो यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी सोलेनॉइड वाला केस आता है। इसमें क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड कॉइल। भैया म्यूचुअल का मतलब होता है दो, तो पहले वाले सेल्फ वाले में एक सोलेनॉइड लिया था, इस बार हमने दो सोलेनॉइड को आमने सामने रख दिया है। समझे बात कैसे? ये फिगर से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब पहली कॉइल लिए और यहां एक दूसरी कॉइल रख दिए, यानी एक कॉइल और दूसरी कॉइल, इसको भी सोलेनॉइड बोलेंगे और इसको भी सोलेनॉइड बोलेंगे। इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में यहां आता था L इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का सिंबल होता है S, यानी L इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। तो यहां आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू N1 N2 अपॉन रिलक्टेंस। तो फॉर्मूला लगभग सेम ही है, इसमें एक N ज्यादा आ गया है, उसमें एक N के ऊपर स्क्वायर आता था, ठीक है। यानी इसमें दोनों कॉइल्स का, यानी इसकी टर्न्स N इज द नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी भी टर्न्स पे डिपेंड करेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है बिटवीन टू सोलेनॉइड कॉइल होता है M इक्वल टू N1 N2 अपॉन रिलक्टेंस। और कभी कभी इसका फॉर्मूला कैसे लिख दिया जाता है? भाई रिलक्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, N1 N2 अपॉन L अपॉन एरिया म्यू नॉट म्यू आर। कभी कभी इसका फॉर्मूला ऐसे भी आता है M इक्वल टू N1 N2 अपॉन L1 अपॉन एरिया म्यू नॉट म्यू आर। अब ये कहां से आ गया सर? नीचे ये फॉर्मूला है रिलक्टेंस का। अगर आपने रिलक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको जो भी लिखवा रहा हूं इस लेक्चर के अंदर, चाहे मैं शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं वो चीजें, लेकिन उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वहां से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी मैं कुछ बोलता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखवाता नहीं हूं, तो उनको भी अपनी भाषा में, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। मान लीजिए मेरे दोनों हाथ आपस में जुड़ रहे हैं तो इसको कपलिंग बोलते हैं। वैसे ही अगर दो कॉइल एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे जा रहा है ट्रांसफर होके, आपको पता ही है इनमें फिजिकल कनेक्शन तो होता नहीं है, यानी इमेजिनरी ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के थोड़ा आसपास होती हैं, उस वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इनमें जो फिजिकल कनेक्शन ना होते हुए भी मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर होगा, उसी को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक कपलिंग। समझे बात? मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब समझ गए ना आप? यानी इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक सर्किट में डायरेक्ट कपलिंग ना होके वो अनफिजिकल कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो कपलिंग होगी कैसे भैया? कपलिंग तभी तो होगी अगर मैं पहली वाली कॉइल में करंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा पहली वाली कॉइल में, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कॉइल पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो उसी चीज को क्या लिख दिया है? इट इज डिफाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्रैक्शन बोले तो 0% हो रहा है या मैक्सिमम 100% हो रहा है, तो 1% से लेकर 100% तक को फ्रैक्शन बोला जाता है, यानी कितने अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल, यानी जो
करंट दिया पहली कॉइल में, उसकी वजह से कितना प्रोड्यूस्ड हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, और लिंक हुआ, लिंक द अदर कॉइल, लिंक मतलब इसकी वजह से इस पे कितना फ्लक्स ट्रांसफर हुआ। सेम वैसे ही आपको हमने बताया था कि मैग्नेट के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके आसपास कोई कॉइल रख दिया जाए तो इस पे से कितना फ्लक्स ट्रांसफर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकेज होंगी, तो इसी को तो बोला जाता है लिंक, यानी इसी की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो पहली वाली जो कॉइल होती है इस मैग्नेट का काम करती है। ठीक है भैया, इसको नोट डाउन करें। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है टाइटली मैग्नेटिक कपलिंग और दूसरा है लूज मैग्नेटिक कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या होता है, पहली वाली कॉइल में करंट दिया और उसमें क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बना। अगर वो सारा का सारा यानी 100 का 100% दूसरी वाली पे ट्रांसफर हो गया, यानी 100 का 100% ट्रांसफर हो गया, तो उसी चीज को बोलते हैं हम टाइटली कपल्ड, टाइटली कपल्ड। और पूरा का पूरा ट्रांसफर ना हो पाया, मान लीजिए यहां 100% पैदा हो रहा था, यहां 100% पैदा हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और 70% ही पहुंच पाई, बीच में लॉस हो गया, यानी 100% ट्रांसफर नहीं हो पाया प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पे, तो उस केस को बोलते हैं हम लूज कपलिंग, यानी लॉस, ढीली ढाली कपलिंग, लूज मैग्नेटिक कपलिंग। समझे बात। तो जब टाइटली कपलिंग की बात होती है तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम कितना ट्रांसफर होता है, मैक्सिमम ट्रांसफर होता है 100%, यानी फ्लक्स का जो ट्रांसफर होता है पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग पे, वाइंडिंग बोले तो कॉइल, समझे बात, कॉइल को ही वाइंडिंग भी बोला जाता है। पहली कॉइल से दूसरी कॉइल पे अगर 100% ट्रांसफर हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उस केस को बोलते हैं टाइटली कपल्ड या मैक्सिमम, मैक्सिमम। और इसको दर्शाया जाता है हमेशा 1 से, यानी 0 और 1 के बीच तक ही होता है, यानी 0 से 1 तक। अगर 50% ट्रांसफर हो रहा है, यानी 50% लॉस हो गया ना, 50% ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस को बोलेंगे मिनिमम, मिनिमम, और मिनिमम का मतलब होता है 0.5, क्योंकि भैया कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमेशा 0 और 1 के बीच में ही दर्शाए जाते हैं, या तो 0 हो सकता है या मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0। तो भैया 50% के लिए 0.5, यानी पहला 0, 50% है तो 0.5, और 100% है तो 1, यानी 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो टाइटली कपल्ड की डेफिनेशन देखिए, व्हेन द एंटायर फ्लक्स ऑफ वन कॉइल, एंटायर मतलब कंप्लीटली 100%, एंटायर यानी कि किसी का साम्राज्य है, मतलब ये डस्टर है, इसको अगर मैं पूरा का पूरा बोलूं यानी कंप्लीटली बोलूं तो एंटायर, और इसको आधा तोड़ दूं तो एंटायर नहीं है, एंटायर का मतलब साम्राज्य यानी बड़ा वाला, यानी पूरा। ठीक है, यानी एंटायर फ्लक्स ऑफ वन कॉइल, यानी पहली कॉइल की 100 की 100% अगर दूसरी कॉइल पे 100 की 100% ट्रांसफर हो रही है, तो उस केस को टाइटली कपल्ड बोल दिया जाता है। और उस केस में देन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 1, यानी 1 होता है, यानी 0 और 1 के बीच में ही रहता है हमेशा। ठीक, और लूज कपल का हमने आपको बता ही दिया है, अगर 50% जा रहा है यानी हाफ कपल्ड हो रहा है, तो ऐसे केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5 रह जाता है। तो यहां से सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपका। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सॉलिनॉइड पर इंडक्टेंस क्या होता है दोनों केस में, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about magnetic coupling. मैग्नेटिक कपलिंग बोले तो क्या सर, मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब है, यानी सबसे पहले आप समझ लीजिए, यानी कभी भी किसी कॉइल की बात आती है तो कॉइल का ही दूसरा नाम इंडक्टर होता है, कॉइल को ही इंडक्टर बोल देते हैं। रियलिटी में ये होता है, ये क्या होती है कॉइल, इसी को इंडक्टर बोल देते हैं, इसी को वाइंडिंग बोल देते हैं, इसी को मैग्नेटिक